नमस्कार, मैं राघव कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। स्मॉल कैप स्टॉक्स या तो ये आपके पोर्टफोलियो को रॉकेट बना देते हैं या फिर सब कुछ खत्म कर देते हैं। किसी ने सही कहा है, हाई रिस्क इज इक्वल टू हाई रिटर्न। लेकिन स्टॉक मार्केट में असली जीनियस वही है जो इस बात को समझ जाए कि स्मार्ट रिस्क एंड हाई रिटर्न फॉर्मूला ही है जो अनबीटेबल है। आज के इन्वेस्टर्स के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है, मल्टी बैगर को कैसे चुने, और उसका जवाब छुपा है एक सॉलिड थॉटफुली डिजाइंड स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में। लेकिन एक बात साफ कर देता हूं, ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। स्मॉल कैप्स काफी डेंजरस हो सकते हैं और इनफैक्ट पूरा स्टॉक मार्केट भी काफी डेंजरस हो सकता है। अगर आप ब्लाइंडली फोमो या किसी रैंडम टिप्स के चक्कर में इस वीडियो में घुस गए हैं तो इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिए, कुछ और देखिए। आज हम सिर्फ स्टॉक्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक रियल पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी की, जहां आप छोटी कंपनीज को उस लेवल पे स्पॉट करना सीख सकते हैं जब वो हेडलाइंस में आए उससे पहले। आप वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां ग्रोथ रियल है, वैल्यूएशन सेंसिबल है और कंपनी एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग मशीन बन सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी मल्टी बैगर रिटर्न्स दें और आप उन हिडन जेम्स जैसे कि टाइटन, दीपक नाइट्राइट या केपीआईटी जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जो आगे चल के इतने बड़े बन सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला सवाल है, हाउ टू बिल्ड अ ग्रेट स्मॉल कैप पोर्टफोलियो स्मार्टली, सेफली एंड स्ट्रैटेजिकली। स्मॉल कैप स्टॉक्स का मतलब होता है वो कंपनीज जिनकी मार्केट कैप कम है। 500 करोड़ से लेके 5000 करोड़ तक की कंपनीज को हम स्मॉल कैप कह सकते हैं। जबकि सेबी की डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी 100 कंपनीज बनती हैं लार्ज कैप, 101 से 250 तक बनती है मिड कैप और 251 के बाद सारी कंपनी स्मॉल कैप होती हैं। बट अगर इन्वेस्टर्स इसको रियल पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं तो 4-5 हजार करोड़ या 10,000 करोड़ तक की कंपनीज को ही स्मॉल कैप कहा जा सकता है। अगर कंपनी 1000-2000 करोड़ से कम की मार्केट कैप रखती है तो उसे हम माइक्रो कैप भी कह सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई भी टर्मिनोलॉजी सेबी या स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से नहीं है। ये वो कंपनीज होती हैं जो आज छोटी हैं लेकिन फ्यूचर में इंडस्ट्री लीडर्स बनने का दम रखती हैं या कम से कम इंडस्ट्री में अपनी प्रेजेंस को बहुत एम्फैटिकली एक्सर्ट करने का पोटेंशियल रखती हैं। इन्हें कुछ इस तरीके से सोचिए, आज के अंडरडॉग्स कल के टाइटन्स। और हिस्ट्री ने इस बात को कई बार प्रूव किया है, कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। 2009 में रिलैक्सो एक लो प्रोफाइल स्मॉल कैप कंपनी थी, लगभग 500 करोड़ की मार्केट कैप थी। आज ये 25,000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर है और बाटा के साथ कॉम्पीट कर रही है। इनका मास मार्केट फोकस, सेलिब्रिटी ब्रांडिंग जिसमें सलमान और अक्षय जैसे फिल्म स्टार्स को उन्होंने इस्तेमाल किया, और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ने इसे एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर बना दिया और 500 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी 25,000 करोड़ की मार्केट कैप तक पहुंच गई। 2014 में दीपक नाइट्राइट एक अननोटिस्ड केमिकल कंपनी थी, क्वाइटली काम कर रही थी। फिर आया परफॉर्मेंस केमिकल्स, फिनॉल एसीटोन इंटीग्रेशन और कैपेसिटी एक्सपेंशन। आज इसकी मार्केट कैप 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है और ये अपने सेक्टर में एक लीडर है। सेरा सैनिटरी वेयर को हम सब जानते हैं कि भारत के एक बहुत बड़े इन्वेस्टर ने इसमें से काफी प्रॉफिट्स कमाए हैं। कभी इसका मार्केट कैप भी सिर्फ 300-400 करोड़ रुपए हुआ करता था। इनका फोकस था प्रीमियम सैनिटरी वेयर पर, निश सेगमेंट। कंपटीशन के बीच इन्होंने अपनी ब्रांड पोजीशन बना ली और आज इनकी मार्केट कैप कई हजार करोड़ रुपए है। 2019 में केपीआईटी ने बिरला सॉफ्ट से डीमर्ज करके पूरा फोकस किया ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर और मोबिलिटी टेक पर। ईवी और ऑटोनोमस व्हीकल्स के ट्रेंड में अर्ली मूवर बना। इसका रिजल्ट स्टॉक 50 रुपए से बढ़कर 1200 रुपए तक हो गया। एक क्लासिक एग्जांपल विजन, टाइमिंग और एग्जीक्यूशन का। लेसन क्या है, स्मॉल कैप्स में रिस्क ज्यादा होता है क्योंकि साइज छोटा होता है, लेकिन अगर कंपनी का विजन क्लियर है, एग्जीक्यूशन सॉलिड है और सेक्टर टेलविंड्स मिल रहे हैं तो ये स्टॉक्स नेक्स्ट बुल रन में साइलेंट हीरोज बन सकते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स एक ब्लैंक कैनवस की तरह होते हैं जहां रियल वेल्थ क्रिएशन की स्टोरी लिखी जा रही होती है। लेकिन ये ब्रश सिर्फ उसी इन्वेस्टर के हाथ में होना चाहिए जिनके पास पेशेंस, रिसर्च और क्लैरिटी हो। तैयारी जरूरी है। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक जिम की तरह है, सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलता, इसके लिए चाहिए डिसिप्लिन और रूटीन। स्मॉल कैप स्टॉक्स लेने से पहले कुछ रियलिटी चेक इंपॉर्टेंट है। रिस्क एपेटाइट की सच्चाई क्या है? क्या आप 30% की गिरावट झेल सकते हो पैनिक किए बिना? अगर हाँ, तभी स्मॉल कैप्स आपके लिए सेफ हैं। ये कभी कभी बिना किसी न्यूज के 15, 20 या 30% तक भी वोलेटिलिटी शो कर सकते हैं। कम से कम 3 से 5 साल के इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ ही हमें मल्टी बैगर्स की सर्च करनी चाहिए। यहाँ पे कोई स्पीड ट्रेडिंग नहीं हो सकती। अगर दीपक नाइट्राइट का भी एग्जांपल दिया जाए तो इसको 10 गुना होने में 6 साल लगे थे।
हर साल इक्वल रिटर्न नहीं आया था। ऐसा नहीं था कि हर साल ये डबल हो रहा था या हर साल इसमें 100% इंक्रीज हो रहा था, लेकिन जब 6 ईयर्स के बाद इसको देखा गया तो ये 10 गुना से ज्यादा मल्टीप्लाई हो चुका था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल है स्ट्रैटेजिक डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक बुके ऑफ स्टॉक्स अलग अलग सेक्टर्स से और एक ही सेक्टर के अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव्स। एग्जाम्पल, अगर हम एक ही सेक्टर पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते तो हम अलग अलग सेक्टर्स के स्मॉल कैप्स को मिक्स कर सकते हैं। हम टेक, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, कंज्यूमर, केमिकल्स, ग्रीन एनर्जी, इस तरह के कितने सारे सेक्टर्स को मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी चेक रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लिक्विडिटी चेक थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि अगर किसी भी स्टॉक की डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए से कम है तो उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन कई बार अच्छी कंपनीज में बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स नहीं होती। सिंपल सा रीजन होता है कि ज्यादातर इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को उस कंपनी के बारे में नहीं पता होता या उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग अलाउड नहीं होती, इसलिए वॉल्यूम्स ड्रॉप करती हैं। यहाँ पे पेशेंस के साथ अगर उसे कुछ समय तक होल्ड किया जाता है, जब वो बड़ा मल्टीप्लायर बन जाता है, फिर अगर हम उसे सेल करते हैं तो वॉलेटिलिटी हमें ज्यादा परेशान नहीं कर सकती और लिक्विडिटी को भी हम इंक्रीज्ड प्राइस से बैलेंस आउट कर सकते हैं। साथ ही साथ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग एक मेंटल गेम है, मैथ्स नहीं। माइंडसेट लॉस होने पर आपकी रिएक्शन डिफाइन करेगी आपका सक्सेस। स्मॉल कैप जर्नी में पेशेंस और इमोशन कंट्रोल ही अल्फा जनरेट कर सकते हैं। यानी कि स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग सिर्फ आपके आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वेश्चन पर ही नहीं, बल्कि आपके इमोशनल क्वेश्चन पर भी डिपेंड करती है, उसको भी बार बार टेस्ट करती रहती है। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी होती है बट इनके लिए रिसर्च काफी बड़ी चाहिए। यहाँ पे कोई जुगाड़ नहीं चलेगा, मल्टी बैगर सिर्फ फ्रेमवर्क से निकल सकती है। अगर हम 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फिल्टर लगाएं तो यहां से आपको स्टार्टिंग पॉइंट्स मिल सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होगा बिजनेस सिंप्लिसिटी प्लस स्केलेबिलिटी। क्या बिजनेस मॉडल सिंपल है? कोई ऐसा तो नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे में ये बिजनेस रन करना पड़ता हो। क्या ये पैन इंडिया या ग्लोबली स्केल हो सकता है? मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि आज ही ये पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहे होंगे, ग्लोबल लेवल पे काम कर रहे होंगे, बट क्या उस सेक्टर में इतना पोटेंशियल है कि अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विसेज को ऑल इंडिया या ग्लोबल लेवल तक पहुंचाया जा सकता है। नंबर 2 फिल्टर रहेगा क्लीन बैलेंस शीट और डेट टू इक्विटी रेशियो जितना कम हो सकता है उतना कम होना, क्योंकि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी अच्छा होना जरूरी है। अगर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3 गुना या उससे ज्यादा है और कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग कैश फ्लोज जनरेट होते हैं तो ये एक अच्छा ग्रीन फ्लैग है। इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियली कंफर्टेबल है और आगे चल के अपने बिजनेस की जो भी लायबिलिटीज हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है उनको मीट आउट कर सकती है और स्केलेबिलिटी भी वही कंपनी अचीव कर पाएगी जो अपने करंट वर्किंग कैपिटल को और करंट एक्सपेंसेस को कंट्रोल में रख सकती है। नेक्स्ट कम्स प्रमोटर क्वालिटी। प्रमोटर होल्डिंग अगर 50% या उससे ज्यादा है तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बट इस बात को जनरलाइजेशन नहीं बनाया जा सकता। अगर कभी भी प्रमोटर्स ने या एफआईआईज ने, डीआईएज ने इन कंपनीज में अपने स्टेक को रिसेंट क्वार्टर्स में इंक्रीज किया है तो ये ग्रीन फ्लैग है। प्लेजिंग अगर कम हो तो अच्छा है, लेकिन प्लेजिंग भी अगेन कई रीजंस के साथ हो सकती है। ऐसी भी बहुत सी कंपनीज हमने देखी हैं जहां पे प्लेजिंग प्रमोटर्स की है, प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग भी उतनी अट्रैक्टिव नहीं है, बट कंपनीज बहुत बड़ी मल्टी बैगर्स बनी है सिंपली बिकॉज उनका बिजनेस काफी स्केलेबल था, कंपनीज फाइनेंशियली बहुत कंफर्टेबल पोजीशन पे थी और मैनेजमेंट का जो विजन था और जिस तरीके से मैनेजमेंट का एग्जीक्यूशन रहा है अपने विजन का, वो एग्जेम्पलरी रहा है। नेवरदलेस प्रमोटर्स अगर अपनी कंपनी में स्टेक बढ़ाते हैं तो वो साफ दिखाता है कि उनका ट्रस्ट अपनी कंपनी में है, अपने बिजनेस में है, इसीलिए वो उसमें और पैसा इन्फ्यूज कर रहे हैं या फिर वो मार्केट से और शेयर्स उसके परचेज कर रहे हैं बिकॉज दे कंप्लीटली ट्रस्ट देयर बिजनेस। नंबर 4 आता है ग्रोथ विजिबिलिटी। अगर सेल्स का CAGR जितना ज्यादा है, 10%, 15% से ज्यादा है तो डेफिनेटली अच्छा है। ऑर्डर बुक अगर अच्छी है, नए प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च कर रही है, कैपेसिटी एक्सपेंशंस भी कर रही है, तो ये सोने पे सुहागा है और ये सारी बातें मिलकर के अगेन कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ लेके जाती हैं, जहां से प्रोडक्ट स्केलेबिलिटी और अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट मार्केट्स में पहुंचाना कंपनी के लिए आसान हो जाता है। कंपनी के पास सरप्लस कैश होता है जिसको वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजनेस एक्सपेंशन कई तरीके से किया जाता है, सिर्फ जरूरी नहीं है कि नए प्रोडक्ट्स बनाना या ज्यादा प्रोडक्ट बनाना ही बिजनेस एक्सपेंशन को दर्शाता हो। हम नए मार्केट्स को भी टैप कर सकते हैं, उन स्टेट्स को टैप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है जो नॉर्थ में ज्यादा काम कर रही थी, वो साउथ के मार्केट्स को टैप कर सकती है, ईस्ट में काम कर रही थी तो वेस्ट के मार्केट्स को टैप कर सकती है, इंडिया में काम कर रही थी तो बाकी ग्लोबल साउथ के मार्केट्स को टैप कर सकती है, वेस्ट के मार्केट्स को टैप कर सकती है। तो सेम प्रोडक्ट के साथ भी कंपनीज अपने बिजनेस को स्केल कर सकती हैं सिर्फ अपने प्रोडक्ट के लिए नए मार्केट्स को सर्च करके और वहां पे अपनी प्रेजेंस को असर्ट करके। 5th आएगा वैल्यूएशन कंफर्ट। हाई ग्रोथ स्टॉक्स यानी कि वो कंपनीज जो कि अभी एक बहुत
बड़े ग्रोथ फेज में है, रैपिडली एक्सपैंड कर रही हैं और ये बात समझ लें कि कंपनी जितनी छोटी होती है उसकी रेट ऑफ ग्रोथ उतनी ज्यादा होती है। हाई ग्रोथ स्टॉक्स को हाई पीई मिल सकता है लेकिन वो जस्टिफाई होना चाहिए। पीयर से इसको कंपेयर हम कर सकते हैं। अगर पीई हाई लगता है तो क्या ग्रोथ उससे भी ज्यादा है, क्योंकि मार्केट कभी भी आज की वैल्यूएशंस पे नहीं चलता। अगर हम लार्ज कैप कंपनीज को देखें तो लार्ज कैप कंपनीज में कंपनी आज क्या बिजनेस कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिंपल सा रीजन है, लार्ज कैप कंपनीज के बाद एक्सपेंशन के लिए या एक मेजर एक्सपेंशन के लिए उतने एवेन्यूज नहीं होते। कंपनी पहले ही अपनी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही है, उनकी ज्यादातर फैक्ट्रीज भी फुल कैपेसिटी पे काम कर रही होती है। जितने लॉजिस्टिक चैनल्स बनाए जा सकते थे, जितनी सप्लाई चेन्स बनाई जा सकती थी, हर गली नुक्कड़ तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया जा सकता था, वो पहुंच चुका है, ब्रांडिंग हो चुकी है। इसलिए परसेंटेज वाइज अगर हम उनकी ग्रोथ को देखें तो उतनी रैपिड ग्रोथ वो कंपनीज नहीं ले सकती। लेकिन अगर हम स्मॉल कैप कंपनीज को या हाई ग्रोथ कंपनीज को देखें, वो कंपनीज अभी भी मार्केट्स को टैप करने की कोशिश कर रही हैं, मार्केट्स को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं। यहां पे वो काफी लंबे समय तक एक हाई ग्रोथ फेज में रह सकती हैं। ऐसे में स्मॉल कैप कंपनीज के लिए इन्वेस्टर्स और मार्केट आज की वैल्यूएशंस को या आज के बिजनेस को ना देख के आने वाले समय में कितना पोटेंशियल स्केलेबिलिटी का है या ये कंपनी कितना स्केल कर सकती है अपने बिजनेस को, उस पर ध्यान ज्यादा देते हैं। इसी वजह से इन कंपनीज को पीई भी ज्यादा मिलती है, यानी कि पीई मल्टीपल इनका ज्यादा रह सकता है, क्योंकि वो फ्यूचर अर्निंग्स को यानी कि जो एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग्स है उनको डिस्काउंट करके चलता है। इनसाइडर बाइंग, लो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एंड सेक्टर टेलविंड्स, ये एक जैकपॉट सिग्नल है। इसका मतलब है कि अभी तक बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने भी यहां पे ध्यान नहीं दिया है और आप इसको बहुत इनिशियल फेजेस में कंपनी को टैप कर सकते हैं और इसकी ग्रोथ के पूरे पोटेंशियल के साथ आप पूरी इसकी राइड एंजॉय कर सकते हैं। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में स्टॉक सिलेक्शन आधा गेम है, बाकी आधा है एलोकेशन। मल्टीबैगर मिल भी गया और अगर आपने उसमें सिर्फ 200 रुपए लगाए थे तो रिटर्न कितना मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपने किसी कंपनी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो मल्टीबैगर नहीं बनी और आपके हिसाब से उसका परफॉर्मेंस नहीं रहा, या भगवान ना करे अगर उस कंपनी में कोई भी बैड न्यूज आई और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, स्टॉक की प्राइस नीचे गई, तो आपको काफी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए एक बैलेंस्ड एलोकेशन स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक पूरा ओवरऑल स्मॉल कैप पोर्टफोलियो बना रहे हैं, उसमें हम कई तरीके एलोकेशन स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे सिंपल है, हर स्टॉक में बराबर पैसे इन्वेस्ट करिए, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में नए हैं, मार्केट्स को बहुत ज्यादा नहीं समझते हैं, अगर आपने अभी तक मल्टी बैगर प्रॉफिट्स नहीं देखे, बेस्ट है आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। जितना अच्छे अच्छे स्टॉक्स में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं उतना करें। बिल्कुल ये ना सोचें कि कितने स्टॉक्स पे मुझे रुकना है, पहले डाइवर्सिफिकेशन करें, एक पोर्टफोलियो अचीव करें। अगर आप एक मॉडल पोर्टफोलियो को फॉलो कर रहे हैं तो वहां पे डेफिनेटली हर स्टॉक की थोड़ी थोड़ी एलोकेशन डिफरेंट हो सकती है। अगेन, अगर आप थोड़ा सा सीजन इन्वेस्टर हैं तो आप एक डिफरेंट एलोकेशन स्ट्रैटेजी भी फॉलो कर सकते हैं। यहां पे आपके जो टॉप 3 या 4 हाई कन्विक्शन पिक्स हैं, यानी कि वो 3 या 4 स्टॉक्स जिन पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, वहां पे आप 8 से 10% भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन कंपनीज का सबसे स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल होना चाहिए, क्लीनेस्ट बैलेंस शीट्स होनी चाहिए और ग्रोथ के लिए सॉलिड कैटलिस्ट होने चाहिए, जैसे कि नए प्रोडक्ट्स, बड़े ऑर्डर्स, सेक्टर टेलविंड्स और नए वर्टिकल्स में अपने आप को एक्सपैंड करना या डाइवर्सिफाई करना। बाकी जो आपके स्टॉक्स हैं वहां पे 2 से 3-4% तक की आप एलोकेशन रख सकते हैं। इससे आपको एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगी, आपका रिस्क भी पोटेंशियली कम होता जाएगा बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, और आपने किसी भी स्टॉक पे ज्यादा एलोकेशन नहीं करी है, उससे आपके फंड्स भी काफी कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे। कुछ टर्न अराउंड्स होंगे, कुछ नए थीम्स होंगे, कुछ कंपनीज परफॉर्म करेंगी, कुछ नहीं करेंगी, और ये सब मिला जुलाकर आपके रिस्क को कम रखेगा बट ग्रोथ का आपको पूरा फायदा देगा। साथ ही साथ चाहे आप नए इन्वेस्टर हैं या सीजन्ड इन्वेस्टर हैं, कुछ कैश की फ्लेक्सिबिलिटी बफर भी हमें रखना चाहिए। करीब 10 से 15% हम अपना टोटल पैसा कैश में रख सकते हैं फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। साथ ही साथ डिप्स पे अगर हम थोड़ा बहुत एवरेज करना चाहते हैं, हालांकि मैं मेजर एवरेजिंग या एक एग्रेसिव एवरेजिंग के बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं। मुझे नहीं लगता कि एवरेजिंग करना कोई समझदारी का काम है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में कोई बैड न्यूज़ है, कोई गलत डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमें अभी नहीं पता और हम ब्लाइंडली उसको एवरेज करते जाएंगे, तो हम काफ़ी ज़्यादा पैसा उसके अंदर एलोकेट कर देंगे और स्टॉक आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसे पहले भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं, 400 रुपये का स्टॉक 5 रुपये 10 रुपये भी हो गया और लोगों ने उसमें ब्लाइंडली एवरेज किया और एवरेजिंग की वजह से उनका पूरा पोर्टफोलियो बिगड़ गया। इन्वेस्टर के लिए ध्यान देने वाली बात यह कि स्मॉल कैप्स आपके टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का कितना % हिस्सा बनाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके रिस्क एपेटाइट पे, आपकी एज पे और आपके इन्वेस्टमेंट कॉर्पस पे, इन्वेस्टिंग स्टाइल पे।
अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं तो 10 से 15% अपना पोर्टफोलियो आप स्मॉल कैप्स में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आप यंग हैं, यानी कि आप 20s, 30s या 40s में, और आपके रिटायरमेंट में करीब 10 से 15 साल बचे हुए हैं, आप 10 से 15 साल एक्टिव इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो आप 40% से लेकर 70%, 80% तक अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप्स में रख सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब है आप जितने यंग हैं उतना रिस्क आप ले सकते हैं। एक्चुअली ऐसा कई स्टडीज ने प्रूव किया है कि विद टाइम आपके पोर्टफोलियो का रिस्क कम होता जाता है, यानी कि विद टाइम आपकी कंपनीज जो आपने खरीदी हैं, जिनके स्टॉक्स आपने खरीदे, उन्हें टाइम मिलता है आगे बढ़ने का, बिजनेस करने का, और वो कंपनीज मल्टीबैगर बनती हैं। जैसे ही कुछ कंपनीज आपकी मल्टीबैगर बनना शुरू होती हैं, आपके पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाता है। लार्ज कैप फंड्स में एसआईपी चालू रखो और स्मॉल कैप्स को ग्रेजुअली एक्सप्लोर करने की कोशिश करो, उन्हें समझने की कोशिश करो, अपने माइंडसेट को आप उसके साथ अलाइन करो, उसके बाद ही आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करो। स्मॉल कैप्स कैन बी हाईली रिवॉर्डिंग, लेकिन अगर आपका माइंडसेट उसके साथ अलाइन नहीं है तो आप परेशान हो सकते हैं। नजर हटी तो नुकसान पक्का होगा। स्मॉल कैप्स में एंट्री जरूरी है, लेकिन कब तक उसमें एंट्री रखनी है, कब उसमें से एग्जिट करना है, ये भी जरूरी है। कई इन्वेस्टर्स अच्छे स्टॉक्स लेते हैं, लेकिन प्रॉफिट बुक करने या निकलने के टाइम पर फ्रीज हो जाते हैं। इसका रिजल्ट प्रॉफिट्स सिर्फ पेपर ही पे रह जाते हैं और वहीं से वैनिश हो जाते हैं। रेड फ्लैग्स को हम इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब तक जो प्रॉफिट जनरेट हुए ऐसे ही आगे भी होते जाएंगे और लॉस बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन यहीं पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आता है कि किस तरह की एग्जिट स्ट्रैटेजी या कब ये डिसाइड करें कि हम किसी स्टॉक को बेचें। हालांकि ये सबसे मुश्किल सवाल है। किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करने से भी ज़्यादा मुश्किल है कि उसको एक्चुअली बेचना कब है, जब वो 10 गुना हो जाए, 20 गुना हो जाए, या वो 100 गुना हो जाए। क्योंकि हमने ऐसी बहुत सी स्टोरी सुनी है जहाँ स्टॉक 1000 गुना भी मल्टीप्लाई हुए, तो ऐसा लगता है कि यही स्टॉक जो मेरा 5 गुना हुआ है, अब शायद ये 500 गुना हो जाएगा। बट अगर हम एक लॉजिकल सी प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रैटेजी को अपनाना चाहते हैं, तो जब भी आपका कोई स्टॉक 2x या 3x होता है, तो उसमें से अपना इन्वेस्टमेंट निकाल दीजिए और बाकी इन्वेस्टमेंट को लंबे समय के लिए अब आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि अब आपका रिस्क उस स्टॉक में जीरो हो चुका है। आप अपना इन्वेस्टमेंट उसमें से निकाल चुके हैं, कुछ प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ये जो पैसा आपका निकला है, इसको आप और स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन के लिए और अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाने के लिए। जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कंपाउंड होगा, वैसे वैसे ही आपके प्रॉफिट्स भी कंपाउंड होंगे। हर क्वार्टर में आपको 5 चीजें ट्रैक करनी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्वार्टरली रिजल्ट्स, यहाँ पे रेवेन्यूज, मार्जिन्स, ग्रोथ, जो इसके पीयर्स के सामने है उसकी, मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, क्या ऑप्टिमिज्म जेन्युइन है या आपको वो स्क्रिप्टेड लग रहा है, कंपनी की ऑर्डर बुक कैसी है और कैपेसिटी अपडेट्स क्या है, क्या ग्रोथ एक्चुअली में विजिबल है। नंबर 4, प्रमोटर एक्टिविटी, स्टेक बढ़ाया, घटाया, प्लेज बढ़ी, घटी। हालांकि जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया, इनके एक्चुअल रैमिफिकेशंस क्या होंगे वो काफी सारी चीजों के साथ ओवरलैप करके ही हमें पता चलता है। फिर कुछ रेड फ्लैग्स तो नहीं डेवलप हुए, ऑडिटर रेजिग्नेशंस, बोर्ड में से किसी की एग्जिट हुई हो या सेबी की कोई इंक्वायरीज आई हो जो कि कंपनी के मैनेजमेंट क्वालिटी पर सवाल उठा सकती है। ऐसे एग्जांपल्स हमने पहले भी देखे हैं जहां पे कई कंपनीज में अर्ली वार्निंग साइंस डेवलप हुए। जो लोग अलर्ट रहे उनका पैसा बच गया, बाकी लोगों का पैसा वाइप आउट हुआ। अगेन, अगर आप प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाइड हैं तो 1 या 2 कंपनीज के बुरा परफॉर्म करने से या इस तरह का कोई उनके अंदर स्कैम डेवलप होने से भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जिट करने के हम कुछ रूल्स भी बना सकते हैं। नंबर 1 रूल होगा ओवर वैल्यूएशन। अगर कंपनी आपको ऐसा लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, उसका साइज बड़ा हो गया, वो अब एक उतनी छोटी स्मॉल कैप नहीं है जहां से हम शुरू हुए थे और वो 10-20 गुना मल्टीप्लाई हो चुकी है, बट अभी भी उसका पीई 90 या 100 के ऊपर है, अर्निंग स्टैग्नेंट है, तो यहाँ पे शायद इंडिकेशन है कि अब प्रॉफिट इसमें से बुक कर लेना चाहिए, किसी और ग्रोथ स्टॉक की तलाश करनी चाहिए। नंबर 2, ग्रोथ स्लो डाउन। 3-4 क्वार्टर से अगर ग्रोथ नहीं दिखती तो शायद यहाँ पे टाइम टू एग्जिट आ गया है। अगेन, गो फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। नंबर 3, ट्रस्ट इश्यूज। अगर प्रमोटर्स शेडी लग रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा ऑडिटर्स का रेजिग्नेशन है, बोर्ड में कोई चेंजेस हुए हैं, सेबी की कोई इंक्वायरीज हुई हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें एक रन का सिग्नल मिलता है और यहाँ से पैसे निकाल के हम किसी अच्छे स्टॉक में लगा सकते हैं। वी कैन नॉट मैरी आवर स्टॉक्स बट वी हैव टू रिमेन लॉयल टू आवर गोल्स। प्रॉफिट तब बनता है जब आप अपनी गलती को रिपीट नहीं करते। स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग में अगर गलत कंपनी में पैसा लगा तो वो शायद उतना नुकसान नहीं देगा, लेकिन अगर गलत माइंडसेट के साथ पैसा लगाया गया तो पैसा काफी डूब सकता है। नंबर 1 मिस्टेक है फोमो इन्वेस्टिंग। स्टॉक दुगना हो गया, मुझे भी लेना चाहिए। बाय द टाइम आपको न्यूज मिलती है, स्मार्ट मनी निकल चुके होते हैं। वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स और फ्यूचर ग्रोथ के बेस पर ही इन्वेस्ट करना चाहिए,
प्राइस की रैली को देखकर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छी से अच्छी कंपनीज की प्राइस काफी लंबे समय तक दबी रह सकती है और नॉर्मल सी कंपनीज की प्राइस भी काफी एस्केलेट हो सकती है। आपको अपने पैसे को बचा के रखना है। टेलीग्राम टिप्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बचिए। किसी दोस्त ने बोला है, यूट्यूब वाले ने बोला है स्टॉक को ले लो, इस चक्कर में कभी मत पड़िए। ये इन्वेस्टिंग नहीं है, ये डिजिटल गॉसिप ट्रेडिंग है। इसका बेटर वे है कि आप सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट से ही एडवाइस लें और उन्हें ही फॉलो करें, या खुद कुछ सिंपल रिसर्च प्रोसेसेस बनाएं अपने लिए, जिससे आप एक अच्छी रिसर्च कर सकें और बिना किसी की हेल्प के आप अच्छे स्टॉक्स को पिन पॉइंट कर सकें। नंबर 3, पेनी स्टॉक्स को लॉटरी टिकट मत समझिए। 8 रुपए का है 80 हो जाएगा, कम दाम का है ज्यादा जल्दी बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं जहां पे पूरी कैपिटल वाइप आउट हो गई और पेनी स्टॉक्स की कंपनीज बंद हो गई। किसी कंपनी की मार्केट प्राइस कम या ज्यादा ये बिल्कुल भी डिसाइड नहीं करेगी कि वो कितना बढ़ेगा। अगर प्राइस 8 रुपए है वो 80 हो, ऐसा बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने पहले भी देखा है कि 8 रुपए का स्टॉक 9 भी नहीं हो पाता और 800 रुपए का स्टॉक 8000 भी हो जाता है। डिपेंड करता है कंपनी की मार्केट कैप पे। 2017 से 20 के बीच लिस्ट हुई 95% पेनी स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया या डीलिस्ट हो गए। बेटर वे है कि आप कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन पे और सॉलिड प्रमोटर्स वाली क्वालिटी स्मॉल कैप्स को चुने, जितने भी ग्रीन फ्लैग्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। नंबर 4 आएगा ओवर डाइवर्सिफिकेशन। अगर बिना सोचे समझे आप डाइवर्सिफाई करते जा रहे हैं और आपको नहीं पता कि आपका पोर्टफोलियो किस डायरेक्शन में जा रहा है, आपने कुछ स्मॉल कैप, कुछ लार्ज कैप, कुछ मिड कैप्स भर रखे हैं, कुछ पेनी स्टॉक्स भर रखे हैं, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखे हैं, तो आप डाइवर्सिफिकेशन की गलत डायरेक्शन में जा चुके हैं। हर स्टॉक को सिर्फ और सिर्फ उसकी क्वालिटी के बेस पे ही सिलेक्ट करना चाहिए, वरना हम डाइवर्सिफिकेशन से डिजास्टर की तरफ चले जाएंगे। बेटर वे है फोकस करिए, ट्रैक करिए और अपने पोर्टफोलियो को रिफाइन करते रहिए। आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ। टिल देन इन्वेस्ट स्मार्ट, स्टे ग्राउंडेड एंड थिंक लॉन्ग टर्म। जय हिंद।